हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हूं क्लास 12th इतिहास के कुछ ऐसे चुनिंदे सवालों को दोस्तों जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। यानी कि इस वीडियो में आपको जो भी प्रश्न देखने के लिए मिलेगा वो सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक भी प्रश्न को आप मिस मत कीजिएगा। सभी प्रश्नों को आप लोग पूरे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझने का भी प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न तो आपके समक्ष दिख भी रहा है। देखिए पहला प्रश्न क्या है साथियों, सारे प्रश्नों को हम लोग बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा नगर, सबसे पहले खोजा गया नगर नहीं, सबसे बड़ा नगर। और दोस्तों इसका बड़ा महत्व है। सबसे बड़ा नगर आपका मोहनजोदड़ो है। यहीं पे सबसे बड़ा स्नानागार भी मिला है, सबसे बड़ा अन्नागार भी आपको मोहनजोदड़ो में ही मिला है। तो इन सभी बातों का भी आप ध्यान रखेंगे। तो मोहनजोदड़ो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इसको मोहनजोदड़ो शब्द है, ये सिंधी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है, अर्थ अगर करें हम लोग तो इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। इसका नाम इसलिए मृतकों का टीला है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा समाधान मिले हैं। कहाँ में? तो आपके मोहनजोदड़ो में। जो लोग चैनल पे नए होंगे आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए सेकंड नंबर जो प्रश्न है आपका, देखिए कहता क्या है दोस्तों, प्रश्न आपका है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। अशोक द्वारा जो है वो धम्म महामात्रों को नियुक्त किया गया था। क्यों दोस्तों? तो धम्म के प्रचार हेतु, जो अशोक ने धम्म चलाया था तो धम्म के प्रचार हेतु अशोक द्वारा धम्म महामात्रों को नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। और जिन विद्यार्थी को आंसर पहले से याद रहे तो आप चैट सेक्शन में लिखो ना यार, लिखते चलिए चैट सेक्शन में फटाफट से, तभी तो पता चलेगा कि आपको कितने प्रश्न याद हैं। आपको अपने बारे में पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, कितने पानी में है। इस सर मैंने पूरा पढ़ लिया। और लास्ट में एक ऐसा चीज बताने वाला हूं जिससे आप बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए आप पहले कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। देखिए हीनयान और महायान पूछा जा रहा है। पिछले वीडियो में जब मैं पढ़ाया था तो वहां पे पूछा जा रहा था आपके श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। अब यहां पर पूछ रहा है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से दोस्तों, और श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है वो जैन धर्म से। श्वेतांबर दोस्तों और दिगंबर का संबंध जो है वो जैन धर्म से है, लेकिन हीनयान और महायान आपसे पूछे तो बौद्ध धर्म आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 4 कि त्रिपिटक साहित्य है किस धर्म का। यहाँ पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। सारे लोग चैट सेक्शन में फटाफट से आंसर करते चलेंगे मेरे भाई। चलिए बहुत अच्छे। तो त्रिपिटक साहित्य जो है आप लोगों ने बौद्ध धर्म किया है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बौद्ध धर्म आपने किया तो त्रिपिटक साहित्य किस धर्म का है, तो बौद्ध धर्म का ही है। आज संडे था तो मैंने सोचा कि चलिए कुछ प्रश्नों को आपको मैं करवा देता हूं क्योंकि आज तो क्लासेस ऑफ है रूटीन के अनुसार। चलिए अगला देखिएगा, 5वां नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा जो मुगल बादशाह है उसको जो है साथियों आलमगीर के नाम से जाना जाता है। कौन मुगल बादशाह को? तो बिल्कुल बच्चे औरंगजेब। तो बिल्कुल औरंगजेब को ही आलमगीर के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र एवं इंडिका से, यहां पर मिस प्रिंटिंग है, इंडिका कर लीजिएगा, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से, ठीक है। अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है मेरे भाई? अर्थशास्त्र और इंडिका से, तो ये आपको पता है ये मौर्य वंश के काल का है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा यानी विष्णुगुप्त द्वारा लिखा गया और इंडिका जो है मेगस्थनीज द्वारा लिखा गया। किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से। मौर्य वंश के पहले राजा सब चीज बताया गया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक भी हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा आप 7 नंबर कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है मेरे भाई। प्रश्न देखिए कि स्तूप का संबंध जो है वो किस धर्म से है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्रह्म धर्म, या यहाँ पर आपका ब्रह्म धर्म, ईसाई धर्म। देखिए फटाफट से आप लोग चैट सेक्शन में आंसर कीजिए, सभी के चैट्स आ रहे हैं, फटाफट से आप लोग आंसर करते तो चलिए। स्तूप का संबंध किस तरह से? अरे बहुत अच्छे भैया, ऑप्शन भी आपने लगाया है बौद्ध धर्म, बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म वाले बिल्कुल सही है भाई। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से, वेरी नाइस। अगला देखेंगे प्रश्न हम लोग, प्रश्न संख्या 8, एलोरा के कैलाश मंदिर। एलोरा में जो कैलाश मंदिर है मेरे प्यारे भाई, उसका निर्माण किस राजवंश ने किया था? बताइएगा, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट हो जाएगा ना, राष्ट्रकूट के राजाओं द्वारा। राष्ट्रकूट के राजाओं द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है मेरे भाई कि अब मैंने एक अपना नया चैनल ओपन किया है क्लास 9th और 10th के लिए। वहाँ पे हमारी टीम द्वारा पढ़ाई जाएगी और मैं भी एक आध क्लासेस लूंगा ही लूंगा, तो मैं भी पढ़ाऊंगा। और बाकी इसमें अच्छे अच्छे टीचर्स आपके क्या करेंगे, क्लासेस लेंगे। तो जो भी आपके मित्र बंधु होंगे इस डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ चैनल का, आप लोग जरा शेयर कर देंगे ताकि स्टार्टिंग से उन लोगों का क्लास जो है पकड़ा जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई शुरू भी नहीं किया होगा, मतलब होते ना है, तो आप उन लोगों को शेयर कीजिए, सपोर्ट मिलेगा बिल्कुल। अब बाकी आप लोगों की क्लासेस चलती ही रहेगी, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिएगा 9 नंबर, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बिल्कुल आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं, लिंक दिया गया है कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जरूर शेयर कर दीजिएगा। क्लियर, छोटी सी रिक्वेस्ट है यार। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा का नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, याद रखिए, नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, बाबरनामा आपके सही जवाब हो जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अगला प्रश्न आप देखिए कि आईने अकबरी, क्या पूछता है आपसे कि आईने अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आईने अकबरी का रचयिता कौन है? आईने अकबरी का रचयिता कौन है दोस्तों? कहाँ गया आपके, यहाँ पर अबुल हो जाएगा, अबुल फजल। क्या जी? अबुल फजल आपके सही जवाब हो जाएंगे। अभी मिसप्रिंट है ना जी, चलिए सबको सही करवा दूंगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? प्रथम युद्ध पूछ रहा है, प्रथम 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। द्वितीय युद्ध कब हुआ था? लिखिए तो जरा चैट सेक्शन में सारे बच्चे, सभी लोग लिखेंगे। विजयनगर का महानतम शासक पूछ रहा है, देखिए विजयनगर का महानतम पूछ रहा है, विजयनगर का प्रथम नहीं पूछ रहा है, विजयनगर का महानतम पूछ रहा है। तो महानतम आपके कृष्णदेव राय थे, सबसे महानतम शासक कृष्णदेव राय थे, ठीक है। और विजयनगर से तो भर भर के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्त। अगला देखिए प्रश्न है कि वास्को डी गामा जो है कब भारत पहुंचा? कितना मस्त प्रश्न है ना, कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा। देखिए यहाँ पर सब में 17 है, डेट मीन्स कि 17 तो कॉमन है। कहीं कहीं कोई कोई बुक में आप 26 मई भी पढ़े होंगे, ठीक है, कहीं कहीं दिए हुए 26 मई, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो 17 का ही चर्चा किया, यानी 17 मई का। मार्च वाला तो गया, मार्च वाला गया, मई 2 बचा, डी बचा है और ए बचा है। तो देखिए 1498 में आया था, 1598 में नहीं आया था। तो ऐसे भी आप कभी कभी ऑप्शन देखकर भी जो आंसर है आंसर को आप सही कर सकते हैं। क्लियर। तो वास्को डी गामा कब भारत आया था? तो 17 मई 1498 को। अगला देखिएगा गोपुरम का संबंध है, तो गोपुरम का संबंध दोस्तों गाय से बिल्कुल नहीं है, गाय से बिल्कुल नहीं। जब मैंने टेस्ट लिया था एक बार संडे को, मुझे याद है आपसे पहले वाले बैच का, तो वहां पर मैंने एक बच्चे से पूछा कि बताइए गोपुरम का संबंध है, ऑप्शन था, तुरंत ऊपर वाले गाय लगा दिया। गाय से नहीं होता है, हालांकि इसका संबंध विजयनगर साम्राज्य से ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस मंदिर का जो गुंबज होता था, प्रवेश द्वार इसे कहा जाता था, उसी से इसका संबंध है गोपुरम का। अगला देखिएगा आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए आईने को, दो प्रश्न ऐसे आपको कंफ्यूज करता है। एक प्रश्न क्या पूछता है, एक पूछता है आपसे कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, दूसरा पूछता है कि आईने अकबरी के अनुसार दोस्तों भूमि जो है वो कितने भागों में विभक्त है। क्या भूमि कितने भागों में विभक्त है? भूमि अगर आपसे पूछे तो भूमि 4 भागों में विभक्त है, लेकिन आईने अकबरी पूछे तो आईने अकबरी जो है वो 5 भागों में विभक्त है। क्लियर। तो भूमि 4 भागों में, आईने अकबरी जो आपका है वो 5 भागों में विभक्त है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 16 नंबर, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहां पे बिताया था? तो ये दक्षिणी भारत में बिताया था औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न ये सब मैं करा रहा हूं, और प्रोबेबिलिटी तो इतना है आने का कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपसे पूछ जा रही है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है मेरे प्यारे लल्ला, बताइए सभी लोग। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, आप लोगों ने चैट सेक्शन में जरा देखूं। अरे भाई सी का तो लाइन लगा हुआ, वेरी गुड मेरे दोस्त, सी इज द राइट आंसर, बहुत अच्छे, ध्यान देकर पढ़ते रहिए। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी मेरे भाई? भारत में रेलवे की शुरुआत, बहुत अच्छे, सबके मुंह पर सर 1853 में। सबसे पहले कहां से कहां तक? मुंबई से थाने तक सर, वेरी गुड, याद रखिएगा। अगला देख लीजिए भैया, जालियांवाला बाग कांड किस वर्ष हुआ? यहाँ पर हत्याकांड लिखना चाहिए था ना जी। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो 1919 वाले बिल्कुल सही है। ऑप्शन है आपने किया क्या? चलिए बहुत अच्छे प्रिया, 1919 लगा रहे हैं, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 20 है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911। अगला प्रश्न देख लेंगे फटाफट से, निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद द्वारा किया गया? देखिए अबुल कलाम आजाद द्वारा किसका प्रकाशन नहीं किया, आजाद ने किया, किसका किया? न्यू इंडिया, अल हिलाल, यंग इंडिया, कॉमरेड। तो अल हिलाल की जो प्रकाशन है वो किनके द्वारा किया गया था? तो ये आपके अबुल फजल द्वारा। तो सही आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, सिद्धू होना चाहिए ना। सिद्धू कान्हू ने किस वर्ष विद्रोह का सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? सॉरी, क्षमा याचना प्रभु सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया दोस्त? तो याद रखिएगा संथाल विद्रोह का। किसका मेरे भाई? संथाल विद्रोह का। तो कह रहे हैं गुरुजी आप मजाक भी कर लेते हैं, चलिए बहुत अच्छे। अरे मिस्टेक हो जाता है कभी पढ़ने में ना जी। भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया?
भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया है? तो याद रखिएगा अस्थायी बंदोबस्त आपके बंगाल में। हुआ क्या कि कल मैंने आपके क्लासेस नहीं लिए ना, सैटरडे को कोई भी मतलब कल एक भी क्लास नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि कल थोड़ा काम था और जिसके कारण मैं थका हुआ हूँ, और रात में भी फिर मतलब आपके बहुत सारे टेस्ट टूस्ट वगैरह सब चीज़ लगवाना था, तो वो सब करते करते करीबन 4 बज गया। तो 4 बजे तक तो मैं सोया नहीं, अभी तुरंत आपकी क्लासेस ही चल रही है सुबह में। तो इस तरह से अभी नींद उतना पूरा नहीं हुआ, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं आज तो एक आध क्लास लेना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि सैटरडे को क्लास नहीं हुआ। बच्चे मतलब मेरे बच्चे गुस्सा हो जाते हैं मेरे ऊपर। कमेंट आप देखिएगा, कमेंट अजीबोगरीब आने लगता है इसीलिए थोड़ा बचना पड़ता है जी। सही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए तो पढ़ाना है ना, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पढ़ाऊंगा बिल्कुल, एकदम सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराऊंगा। इस बार कोर्स मैंने लॉन्च नहीं किया, अब अपना क्रैश कोर्स ही लॉन्च होगा। हाँ एक बात है, जिनको नोट्स लेना होगा ना, वो नोट्स लेना होगा जिनको पैसे से, वो हमें इस नंबर पे, देखिए इस नंबर पे आप हमें कर लेंगे, अपना सब्जेक्ट लिखकर हमें भेज देंगे, पेड नोट्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पेड नोट्स भी मिल जाएगा। हालांकि जो बच्चे डेली कंटिन्यू क्लास करेंगे उनको उतना ज़्यादा नोट्स की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ जिनको लेना हो वो अपना मैसेज करके अपना ले लेंगे पेड नोट्स। भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? बंगाल में किया गया, याद रखेंगे। अगला देखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पर थोड़ा सा आप मिस कीजिएगा। देखिए प्रश्न मुझे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? अब बच्चे लगा रहे हैं सी राजगोपालाचारी। गलत बउआ, गलत बउआ जी, गलत गलत। कैसे बउआ जी? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछा, ये नहीं पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय नहीं पूछा है बउआ जी, याद रखिए। पहले भारतीय पूछता तब आप ही सही हो जाते हैं। मेरी बातों को गौर कीजिएगा जनाब, गौर फरमाइएगा प्रभु। देखिए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल आपसे पूछे जा रहे हैं, ये नहीं कि भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है। भारतीय पूछा जाता तो सी राजगोपालाचारी। आज भैया लॉर्ड माउंटबेटन जी इंतजार कर रहे हैं आंसर ला, तो ऑप्शन भी आपके सही जवाब हो जाएंगे। क्योंकि जब अपना देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उस समय क्या थे? तो हमारे यहाँ के ये गवर्नर जनरल थे। क्लियर? फिर बाद में गवर्नर जनरल का पद ही हटा दिया गया और नाम चेंज कर दिया गया उसका। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन पहले भारतीय पूछे ना तो सी राजगोपालाचारी। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगा? सर्वप्रथम बताइए तो। अरे वाह जी वाह भाई, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन डी वाले बिल्कुल सही हैं, आप लोगों का आंसर आ जाता है। संविधान निर्माण में कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन। तो याद रखिएगा क्या क्या, तो 2y 11m और 18d, नहीं जी 2y 11m 18d, 2 साल 11 महीना 18 दिन, याद कर लीजिएगा। और लड़कियां तो ऐसे याद कर लेगी, बर्तन धोते रहिएगा, बर्तन मांजते रहिएगा, याद करते रहिएगा, आकाश सर का चला के कान में लगा लीजिएगा, सुनते रहिए, याद हो जाएगा। सिंपल ऐसे ऐसे टर्म्स हैं। तो देखिए क्लास 10th के लिए भी चैनल अपना लॉन्च हो चुका है, और बिहार पुलिस की जो तैयारी हो रही है उन सब चीज़ों के लिए भी जो आपके हैं वो धीरे धीरे सारे चीज़ शेड्यूल हो चुके हैं। क्योंकि अभी आपको पता होगा फिलहाल में ही अपना सारा सेटअप लगा है, तो थोड़ा सा क्लासेस जैसे आप लोग का भी कभी कभी गैप हो जा रहा है ना, तो इन सब चीज़ों में मेंटेन करने का, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि आपकी क्लासेस एकदम जल्द से जल्द पूरी की पूरी जितनी शेड्यूल है उसके अनुसार सभी क्लासेस आपके कंटिन्यू रहें। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई आप लोग निराश मत होइए, क्लासेस आकाश सर पे विश्वास रखिए, पूरा पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, पूरा सिलेबस खत्म करूंगा और सारे समय पे दम करूंगा। ठीक है, सभी चीज़ समय पे करूंगा, सबकी जिम्मेदारी मेरी है, बस आप लोग पढ़ने पे ध्यान दीजिए, पढ़ने पे ध्यान दीजिए। जो विद्यार्थी नए हैं वो अपना मैसेज करके ग्रुप वगैरह में जुड़ जाएंगे, क्योंकि आप जब ग्रुप में जुड़ जाते हो तो मुझे भी खुशी हो जाती है कि नहीं भाई अपने बच्चे मेरे पास आ गए हैं। ठीक है, तो क्लियर, इस ग्रुप में जुड़ जाएंगे 9523297596 पे मैसेज करके। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैंने आपको 25 रखा, क्योंकि आपको पता है थोड़ा एनर्जी थोड़ा कम है अभी, क्योंकि आपको पता है कंटिन्यूअसली थके हुए था, सैटरडे को पूरा दिन मैं बिजी था, पूरा दिन काम ही था मुझे, तो जिसके कारण भी नहीं, और उसके बाद रात में भी नहीं सो पाया। आप ही लोगों का जो स्टडी मटेरियल था इन सब तैयार करने में, और कुछ और भी काम बचे हुए थे एप्लीकेशन वगैरह का, तो वो सारे काम थे, तो लेट हो गया, 4 साढ़े 4 बज गया सोने में ही। ठीक है, तो आज के लिए 25 ही रहने दिया जाए, बाकी आज क्लासेस शाम में भी नहीं होगी। अब हम लोग मंडे को अपने क्लास में अच्छे से मिलेंगे फुल ऑन जोश। तो फुल ऑन जोश हम लोग कब मिलेंगे? अब तो फुल ऑन जोश हम लोग मंडे के क्लास में मिलेंगे। क्लियर है मेरे मित्र? तो मंडे का इंतजार कीजिए, सुबह में हमारी क्लासेस मंडे को 8 बजे होगी। तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।